नमस्कार, आपके साथ में हुरमान अलवी और आप सभी दर्शकों का आपके अपने मनपसंद अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान माटी से समृद्ध होते हैं, वे मिट्टी से सोना उपजाते हैं, अपने श्रम से संसार का पेट भरते हैं और मौसम के बदलते मिजाज को पहचान कर अपने कार्य में लगातार जुटे रहते हैं। ऐसे भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारी देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए, केला स्वादिष्ट, पौष्टिक, पाचक और लोकप्रिय फल है, जिसकी खेती मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बड़े क्षेत्रफल पर की जाती है। तो जैसा कि हम आपको कई सफल किसानों से रूबरू करवाते रहते हैं, इसी तरह आज हम आपको सीतापुर जिले के सिकोहा गांव के श्वेतांग त्रिपाठी से मिलवाएंगे, जो पिछले कई सालों से केले की खेती कर रहे हैं। वर्तमान में ये किसान अपनी खेती की विधि में बदलाव करते हुए अब पूरी तरह से जैविक पद्धति अपनाए हुए हैं। आइए मिलते हैं इनसे। इसके पीछे उद्देश्य हमारा रहा कि उपभोक्ताओं को जो है रासायनिक खाद और पेस्टिसाइड मुक्त अनाज उपलब्ध हो सके। दूध में गाय का, देसी गाय का दूध और दूध पे ही और गौमूत्र जो इसका कृषि कार्य में उपयोग हो सके। इन किसान भाई ने गायों का पालन किया है, जिनसे दूध उत्पादन करके लाभ तो ले ही रहे हैं। इनके गौमूत्र और गोबर का अपनी फसलों में प्रयोग करते हैं। ये किसान पिछले कई वर्षों से केले की खेती कर रहे हैं। वर्तमान में अपनी खेती में बदलाव करते हुए अब पूरी तरह से जैविक पद्धति अपनाए हुए हैं और अन्य फसलों के साथ केले का उत्पादन जैविक तरीके से कर रहे हैं और अपने पूरे गांव को भी जैविक खेती के लिए प्रेरित कर रहे हैं। केले की खेती सर्वप्रथम जो है खेत जो है उसकी बढ़िया जुताई गहरी होनी चाहिए और खेत जो है गर्मी के मौसम में जुताई किए जाए, चाहे सारे कीट व्याधियों से मुक्त हो जाएं। उसके बाद जुलाई महीने में हम केला लगाते हैं इसमें, और केला लगाने से पहले उसको जो है 6 × 6 फुट पर जो है उसकी निशानदेही कर लेते हैं। निशानदेही करने के बाद प्रति पौधा 2 किलो गोबर की खाद और उसी में ट्राइकोडर्मा, बेबेरिया बेसियाना और संजीवनी अमृत मिला करके गड्ढे को भर देते हैं। उसके बाद जो है ट्यूबवेल से पानी दे देते हैं। संजीवनी अमृत जो है गौवंश से तैयार की गई एक पौधों के लिए एक जो है जीवन द्रव्य है, ह्यूमस बनाने की प्रक्रिया में जो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ये किसान लगभग 2 एकड़ में G9 किस्म के केले की खेती किए हुए हैं। इनकी इस खेती की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह पूरी तरह से जैविक पद्धति पर आधारित है। यह अपने खेत में गोबर की खाद, गौमूत्र से बना संजीवनी, गौमूत्र, नीम और धतूरे आदि से मिलकर बने जैव कीटनाशकों का ही प्रयोग करते हैं। और केले की खेती लगभग हमने 2007 से शुरुआत की थी, तो उसकी जो है 1 एकड़ में 1500 पौधे हमको रोपाई करने पड़ते हैं और फिर उसमें जो है क्रम वाइज खाद और जाड़े में 15 दिन पर सिंचाई, गर्मियों में 8 दिन पर सिंचाई करते हैं। और प्रत्येक महीने जो है इसमें जो है संजीवनी अमृत है, बायो एनर्जी है और कुछ बायोबेस खादें हैं। नहीं, रासायनिक खादों का उपयोग हम बिल्कुल नहीं करते हैं। हमारा जो हम केला की खेती करते हैं उसमें हम निराई गुड़ाई नहीं करते हैं और इसमें जुताई भी नहीं करते हैं। हम एक अपनाए हैं पटाई पद्धति। जैसे हमने 2 लाइनें बना दी, जैसे आप दिख रही हैं खेतों में, तो ये प्रति 2 महीने बाद जब घास हो जाती है तो घास को फावड़े से छील करके बेसिन पे डाल देते हैं और मिट्टी की मल्चिंग हम कर देते हैं। तो इससे होता है कि और उसमें जो है बराबर हम गौमूत्र का, संजीवनी अमृत का इसका स्प्रे करते रहते हैं। तो जो ज़मीन के अंदर जो केचुए बैठे हैं, हमारे देसी केचुए, इनको जो है जो केले के पत्ते या कोई हम उसमें साह फसल जो केला में लिए हुए हैं उनका जो काष्ठ पदार्थ इकट्ठा होता है और फिर उसमें जो गाय का गोबर से बनाई हुई उसमें जो है जीवन द्रव्य वगैरह जो डालते हैं, तो उससे जो है केचुआ आकर्षित होता है। तो ज़मीन के 10 फुट सतह पे जो केचुआ में बैठा हुआ है, जब इसे जैसे डालते हैं तो खाने के लिए ऊपर की ओर आता है। जब केचुआ ऊपर खाने के लिए होता है तो केचुआ में 3 मुख्य पोषक तत्वों के अलावा जो है 11 जो गौड़ या सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं वो पौधे को उपलब्ध हो जाते हैं। अब इसमें जो है घर आने को तैयार है। इसकी 2 बार कटाई कर चुके हैं, तीसरी बार कटाई के लगा हुआ है। ये पर एकड़ जो है कास्ट 200 ऐसे रासायनिक बीज से करते तो किसानों को 1 से 1.25 लाख रुपए लगती है। अगर जो हम ऑर्गेनिक बीज से करते हैं तो हमारी जो है लागत जो है हमको आता 80,000 रुपये लागत, और पेड़ी में जो हम ये टिपेड़ी कर रहे हैं तो हमारी लागत इसमें आई है 40,000 रुपये एकड़।
लाभ हो जाता है। इसमें जो है बाज़ार भाव पे निर्धारित होता है। फिर भी हम मान के चलें, जैसे 300 पौधे 1500 पौधे हमने एक बीघे में लगाए, एक पौधा जो है हमारा जो 200 रुपये दे दे तो 3 लाख रुपए प्रति एकड़ इसमें जो है पूरा रिटर्न आता है। एक केले की रोपाई का कार्य जुलाई में करते हैं और एक बार रोपने के बाद 3 बार फसल लेते हैं। पहली फसल में प्रति एकड़ लगभग 80,000 रुपए की लागत आती है, वही पेड़ी फसल पर लागत खर्च आधी हो जाती है और प्रति एकड़ खेत से शुद्ध लाभ 2 से 2.5 लाख रुपए मिलता है। इनकी खेती में सबसे खास बात यह है कि केले की फसल में किसी भी तरह के रसायन का प्रयोग नहीं करते हैं, जिसके कारण इनके केले को व्यापारी स्वयं ही इनके फॉर्म पर आकर अच्छी कीमत देकर ले जाते हैं। ये किसान जैविक खेती के लिए पशुओं का पालन किए हुए हैं, जिनकी देखरेख ये स्वयं करते हैं और इनके गोबर और मूत्र से कई प्रकार की खाद और दवाएं बनाकर खेती में प्रयोग करते हैं। डेयरी देखिए, किसानों के लिए जो ये डेयरी है, दूध के अपेक्षा गौमूत्र लेने से जो है स्थानीय किसानों को लाभ होगा और मतलब यही पर्पज़ हमारा है कि किसान ज़्यादा से ज़्यादा गोबर गौमूत्र का उपयोग करें। इस पर्पज़ से ये डेयरी बनाई गई है। हमारा काम है शून्य लागत प्राकृतिक कृषि, ऑर्गेनिक विलेज पे काम करना है हमारा, ये मेन मकसद हमारा है। दूध जो हम उत्पादन करेंगे वो उपभोक्ताओं को मिलेगा, गौमूत्र हमारे कृषि को मिलेगा। इस समय कुल मौजूद जानवर जो है हमारे पास 12 हैं, 6 हमारे पास और अन्य किसानों के पास जो दे रखे हमने। डेयरी से हमारे पास इससे करते कि 100 किसान महिलाएं हमसे जुड़ी हुई हैं 4-5 गाँव की, और उनका जो है दूध जो है खरीद करके आनंदा डेयरी को भेजते हैं। और जो गोबर और गौमूत्र अपना होता है वो अपना कृषि कार्य में हम उपयोग करते हैं। गौमूत्र का विभिन्न जो है प्रकार के जो है कीटनाशक और उत्प्रेरक बनाए जाते हैं गौमूत्र से। जैसे संजीवनी अमृत है, इसमें 10 किलो गाय का गोबर लिया जाता है और 10 किलो गौमूत्र लिया जाता है, 10 किलो जो है सीरा लिया जाता है, 69 लीटर पानी लिया जाता है और 2 किलो जो है उड़द दाल की चूनी और 1 मुट्ठी मिट्टी, इसको जो है 3 दिन सड़ाया जाता है। उसके बाद जो है 1 लीटर ये 15 लीटर पानी मिला करके हम यूरिया के रूप में उसको दे सकते हैं। दिन प्रतिदिन कृषि में प्रयोग होने वाले यंत्रों के आविष्कार के चलते हमारे किसान भाइयों का रुझान भी इन यंत्रों की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि इनके प्रयोग से एक तो समय के साथ साथ श्रम की बचत होती है और दूसरी तरफ इससे कृषि लागत में भी कमी आती है। तो वे कौन कौन से कृषि यंत्र हैं और उनकी कार्य क्षमता कितनी है और इन यंत्रों पर सरकार द्वारा कितना अनुदान देय है, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल के विषय विशेषज्ञ उदय बड़ेगावकर। खरीफ की फसलों की बात करें तो सोयाबीन, मक्का, तुअर, ये मुख्य तौर पर हमारी फसलें हैं जो खरीफ के मौसम में ली जाती हैं। और खरीफ के मौसम में मशीनीकरण के लिए कौन कौन से उन्नत यंत्र उपलब्ध हैं उसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा। किसान भाइयों, वर्तमान कृषि पद्धति में कृषि यंत्रों का प्रयोग किसानों के लिए एक मुख्य जरूरत है, क्योंकि इनके प्रयोग से जहां एक ओर समय और श्रम की बचत होती है, वहीं दूसरी ओर कुल कृषि लागत में कमी आती है। ये कृषि यंत्र मानव चालित, पशु चालित या शक्ति चालित हो सकते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं भूमि की तैयारी करते समय प्रयोग होने वाले विभिन्न कृषि यंत्रों के बारे में। कृषि में हमें आय दुगनी करने की बात है तो मशीनीकरण के बिना संभव नहीं है, यंत्रीकरण के बिना संभव नहीं है। इसलिए खेत की तैयारी की यदि बात करें तो सर्वप्रथम हमें उन्नत यंत्रों के हिसाब से लेज़र लैंड लेवलर की बात करना चाहूँगा मैं। जो हमारे पुराने लेवलर चलते थे या भूमि के समतलीकरण के लिए जो हम जिन यंत्रों का हम उपयोग करते थे वही यंत्र है, लेकिन इसके साथ में लेज़र तकनीक और दे दी गई है। लेज़र तकनीक के कारण से बहुत अच्छे से खेत में लेवलिंग होता है, बहुत अच्छे से खेत में समतलीकरण होता है। खेत का समतलीकरण सही तरीके से किया जाए तो कम से कम 20 से 30% तक पानी की बचत होती है। लेज़र लैंड लेवलर वैसे तो थोड़ा सा महंगा यंत्र है, 3.5 लाख रुपए से लेकर 4.5 लाख रुपए तक की रेंज में ये उपलब्ध है, लेकिन इस तरह के यंत्र कस्टम हायरिंग केंद्रों के माध्यम से उपलब्ध है। मुश्किल से 800 से लेकर 1000 रुपये प्रति घंटा के किराए पर इस तरह के यंत्र आपको कस्टम हायरिंग केंद्रों के द्वारा भी मिल जाएंगे, जिनकी सहायता से आप अपने खेत का समतलीकरण करवा सकते हैं। खेत की तैयारी में ही दूसरा एक
महत्वपूर्ण यंत्र हो जाता है रिवर्सिबल मोल्ड प्लाऊ, या जिसे पलटी प्लाऊ लोकल भाषा में कहा भी जाता है। पलटी प्लाऊ के उपयोग से खेत में प्लाइंग का काम ज़्यादा अच्छे से होता है। ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई का फ़ायदा सभी किसान बंधु स्वयं जानते ही हैं। रिवर्सिबल प्लाऊ की पलटी प्लाऊ की यदि मैं बात करूं तो ये अलग अलग रेंज में उपलब्ध हैं। मैकेनिकल टाइप के भी हैं और हाइड्रोलिक टाइप के भी हैं। मैकेनिकल टाइप के जो पलटी प्लाऊ हैं वो आपको 35,000 से 50,000 तक की कीमत में मिल जाएंगे, और हाइड्रोलिक से चलने वाले जो पलटी प्लाऊ हैं वो करीब 60,000 से लेके और 75,000 80,000 गुणवत्ता के आधार पर 75,000 तक आपको अच्छी गुणवत्ता का रिवर्सिबल मोल्ड प्लाऊ मिल जाएगा। और इन सभी यंत्रों में सरकार द्वारा सहायता दी ही जा रही है, तो उनका उपयोग करते हुए आप इन यंत्रों को लें, इन यंत्रों को कस्टम हायरिंग केंद्रों के माध्यम से लें, लेकिन इन यंत्रों का उपयोग करें जिनसे आपको अधिक से अधिक पैदावार मिलने में मदद मिलेगी। सीड कम फर्टिलाइजर सीड ड्रिल, इस यंत्र की सहायता से बीज एवं उर्वरकों को बुवाई के समय एक साथ प्रयोग किया जाता है। किसान भाइयों, सीड ड्रिल का ही आधुनिक परिवर्तित रूप रोटावेटर कम फर्टी सीड ड्रिल है। इस मशीन से खेत की जुताई के साथ साथ बीजों की बुवाई का कार्य भी हो जाता है, जिससे लागत खर्च में कमी आती है तथा इसकी बाजार में कीमत 1 से 1.5 लाख रुपए है। खेत की बोनी के लिए भी हमें जो जिन यंत्रों का उपयोग करना चाहिए उसमें सीड ड्रिल से आगे जाकर हमें अब प्लांटर के उपयोग की तरफ बढ़ना ज़रूरी है। सीड ड्रिल और प्लांटर में यदि मैं अंतर की बात करूंगा तो सीड ड्रिल या बोनी मशीन जो होती है आपकी जिसका हम उपयोग करते हैं उसमें सिर्फ कतार से कतार की दूरी ही निश्चित होती है। कतार से कतार की दूरी आप फसल के हिसाब से बदल सकते हैं, लेकिन बीज से बीज की दूरी नहीं कर सकते। उसी जगह पर यदि आप प्लांटर का उपयोग करेंगे तो न सिर्फ कतार से कतार बल्कि बीज से बीज की दूरी भी आप निश्चित कर सकते हैं। तो जब प्लांटर का उपयोग करते हैं तो आपको यहाँ तक भी मालूम होता है कि आपके खेत में पौधों की संख्या कितनी है। तो इसीलिए प्लांटर का उपयोग आप सोयाबीन के लिए कर सकते हैं, मक्का के लिए कर सकते हैं, तुअर के लिए कर सकते हैं, मूंगफली के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा रबी फसलों के लिए भी इसका उपयोग होगा। एक साथ 2 फसलों की बोनी करनी है तो उसकी भी बोनी अच्छे से की जा सकती है। मेड़ नाली इस तरह से लगातार बनती जाती है और मेड़ पे बोनी होती है। तो मेड़ पे बोनी होने का और नाली बनने का फ़ायदा ये होता है कि पानी वर्षा अधिक हो या वर्षा कम हो, दोनों ही परिस्थितियों में किसान फ़ायदे में रहता है। और सरकार की योजनाओं की जहाँ तक बात है तो इस यंत्र को लेकर सरकार ने खास तौर पर बहुत ज़्यादा सब्सिडी भी दी हुई है। जहाँ तक मुझे ज्ञात है 50% सब्सिडी तो इस यंत्र पे है। इसके अलावा 25% तक की टॉपअप सब्सिडी भी अलग से दी हुई है। तो ये यंत्र जहाँ इसकी कीमत 90,000 है वो आपको मुश्किल से 30,000 रुपये के आसपास में ये यंत्र उपलब्ध है, जिसके लिए आप MP ऑनलाइन और जो वेबसाइट दी हुई है उन पर जाके रजिस्ट्रेशन करवा के और ये रेसबेड प्लांटर को सब्सिडी के द्वारा आप प्राप्त कर सकते हैं। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। भारत मौसम विज्ञान विभाग, ग्रामीण कृषि मौसम सेवा केंद्र, सीहोर, ग्वालियर, जबलपुर, रायपुर से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर किसानों को सलाह दी जाती है कि वर्तमान में मौसम और फसल के विषय में आपसे चर्चा करूंगा। ये जो मौसम की स्थिति है आप देख रहे हैं काफ़ी अनुमान के विपरीत जा रही है। विशेषकर देखें तो धान की फसल जो सीधी बुआई में हम लेते थे कि वर्षा आने के पहले बुआई करते हैं, फिर अंकुरन आ जाता था और बरसात के चलते फसल अच्छी बन जाती थी। वैसी थोड़ा सा बीच में पानी नहीं होने के कारण कई जगह फसल सूख भी गई है, कमज़ोर भी है, अलग अलग स्थितियां हैं। तो ध्यान दें कि धान की फसल में जहां फसल खराब हो चुकी है, अरहर या मूंग की फसल ले सकते हैं जो भी आपके फसल चक्र के अनुसार सूट करे। और सोयाबीन लेना है तो सोयाबीन भी ले सकते हैं, लेकिन सोयाबीन में आप ध्यान दीजिएगा जो जल्दी पकने वाली किस्में हैं उनका चुनाव करें। अब बुआई के ऊपर आते हैं तो बुआई में आप जो सोयाबीन या धान, मूंग, अरहर जो भी फसल लेते हैं, सबसे पहले तो आप ये देखें कि बीज आपका स्वस्थ होना चाहिए और उपचारित होना चाहिए। उपचार के लिए आप जो कार्बन डाइजिम आती है 2 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से आप उपचारित करें। ऐसा बीज उपचार करके थोड़ा सा बीज की मात्रा बढ़ा दें। 2 चीज़ों को ध्यान रखें। एक तो सोयाबीन या दलहनी फसलों के खेत में जल निकास अच्छा करना है। खेत में कहीं भी पानी भरे नहीं,
बरसात के बाद उसको धीरे धीरे बह के निकल जाना चाहिए, पानी रुकना नहीं चाहिए। धान की जो आपकी रोपणी है उसमें आपने देखा होगा पौधों की ऊपरी पत्तियां सफ़ेद होने लगती हैं कई बार, और एक तरफ से पूरी की पूरी रोपणी आपकी खराब होने की स्थिति में आ जाती है। तो इसके लिए अगर आप रासायनिक उपचार पे जाते हैं तो रासायनिक उपचार में आप कार्बनडाजिम तुरंत छिड़काव अगर कर देते हैं तो उसकी रोकथाम होती है। दूसरे सोयाबीन में आप देख रहे होंगे पहली अभी जो अवस्था चल रही है उसके लिए सोयाबीन में मुख्य रूप से आपकी स्टेम फ्लाई की संभावना है, तो उसके लिए इमिडाक्लोप्रिड है या ट्राइजोफास है, सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड डालेंगे। जो खासकर दलहनी फसलें हैं सोयाबीन, अरहर, मूंग वगैरह, इनमें बहुत बड़ा खतरा फसल के ऊपर ऐसे मौसम में होता है, वो होता है येलो हेड मोजेक यानी पीला मोजेक, जिसमें पूरी फसल पीली पड़ जाती है। सफ़ेद मक्खी एक पौधे का रस चूस के दूसरे पौधे पर जाती है और इसी तरीके से बीमारी फैलाती है। आप ध्यान रखें कि अगर थोड़ा बहुत भी आपको समझ में आता है, इमिडाक्लोप्रिड है या ट्राइजोफास है, इसका छिड़काव कर दें ताकि फसल कीट मुक्त रहे। जल प्रबंध में एक और स्थिति आती है, जो खासकर दलहनी फसलें हैं, बरसात बंद हो जाती है और फसल को पानी की आवश्यकता होती है, अपने पास पानी होता नहीं है। करीब 35 दिन की अवस्था में एक गुड़ाई कर दें तो जो ज़मीन के अंदर पानी बैठेगा वो ज़्यादा बैठेगा। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम दीपेरा, जिला शिवपुरी के कृषक किशन कुमार ने। यह बैगन की फसल में किए जाने वाले आवश्यक कार्यों के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो किशन कुमार जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। बैगन की खेती करने वाले किसानों के लिए एक सलाह है कि बैगन की फसल जो आपने फरवरी मार्च में लगाई होगी वो इस समय फलन में होगी, और जो खरीफ की बैगन की फसल आप नर्सरी लगाए होंगे वो अब जून के महीने में लगा दिए होंगे खेत में, अथवा अब लगाएंगे, जैसा कि जहाँ जैसी वर्षा होती है। इसके बाद इसमें जो पोषक तत्व देते हैं तो मिट्टी परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर देना है। यदि नहीं है रिपोर्ट तो उस आधार पे यह मान के चलें कि 125 किलो करीब नाइट्रोजन तत्व चाहिए और लगभग 100 किलो के करीब इसके फास्फोरस तत्व चाहिए और 80 से किलो करीब पोटास तत्व चाहिए। ये इसकी आवश्यकता है क्योंकि इसकी पैदावार अच्छी होती है, इसलिए पोषक तत्व देना है। हर प्रत्येक पौधे के चारों तरफ हम खाद देंगे और ये खाद की उर्वरक की मात्रा जो है हमें प्रति पौधा लगभग 10 से 20 ग्राम के हिसाब से पौधे से के लगभग 4 से 6 इंच की दूरी पर गोलाई पे देना, तभी ये पौधे को उठान होगा। खेत के अंदर खरपतवारों का होना लाजमी है, उगना भी लाजमी है। इसमें खरपतवार उगने न पाएँ, यदि उग रहे हैं तो उनको जल्दी से जल्दी नष्ट करें, नहीं तो दिए गए पोषक तत्व का लाभ लेंगे और कीड़ों को संरक्षण करेंगे। कीड़ों का संरक्षण के साथ साथ जब छाया होगी पौधों के बीच में तो रोगों का प्रादुर्भाव नमी युक्त अंधेरे में ज़्यादा होता है। तो इसलिए ये है कि ये निराई गुड़ाई एक महीने के अंतर से करते रहें ताकि खरपतवार बढ़ने न पाए, अन्यथा इसकी वजह से हमारी पैदावार में भारी कमी आती है। इसी तरह से आपके बैगन की खेती जहाँ कर रहे हैं वो बैगन को तो पानी चाहिए, लेकिन भरा हुआ पानी बिल्कुल नहीं चाहिए, नहीं उसकी वजह से फसल हमारी प्रभावित होती है और पौधे नष्ट होते हैं और पानी के अधिकता कारण फफूंद जनित रोगों का प्रादुर्भाव बढ़ जाता है और फसल हमारी नष्ट होने लगती है। तो समुचित जल प्रबंधन आवश्यक है, जल निकास भी आवश्यक है, ये भी हमें विशेष ध्यान रखना है। बैगन की फसल में तना एवं फल छेदक कीट काफी नुकसान पहुंचाता है। ये कीट नए पत्ते और तने में घुसकर अंदर ही अंदर पौधे को खाता रहता है, जिससे पौधे सूखने लगते हैं। साथ ही जब पौधे में फल बनने लगते हैं तब ये कीट फल में छेद कर हानि पहुंचाता है। ऐसे फलों का बाजार में कोई भाव नहीं मिलता, इसलिए आप कैसे करें
इन कीटों की रोकथाम आइए जानते हैं। इसमें लगने वाले जो प्रमुख कीट हैं, ये फ्रूट बोरर लगता है, फलाने की दशा लगता है, क्योंकि कीट ग्रसित बैगन के फल, सड़े हुए फलों के बाजार में कोई कीमत नहीं होती है, तो इसलिए हमें समय से प्रबंधन करना नितांत आवश्यक है। तो जहां हम बैगन की खेती कर रहे हैं, ऐसी स्थितियों में हमें कीटों के प्रकोप को नियंत्रित करने के लिए हमें ज़्यादा संवेदनशील और सक्रिय रहना पड़ेगा। फल जब आते हैं तो उसमें जो फ्रूट बोरर लगते हैं, तो उसमें फूल की अवस्था शुरू होने के समय ही यदि कीटनाशक का छिड़काव कर दिया जाएगा तो फ्रूट बोरर का असर आपके खेत में कम पड़ेगा। रासायनिक दवाओं का प्रयोग करने से पहले तैयार फलों की तोड़ाई कर लें, इसके बाद दवाओं का छिड़काव करें। फसल में दवा के छिड़काव के कम से कम 8-10 दिन तक फलों की तोड़ाई ना करें, क्योंकि इन फलों में भी रासायनिक दवाओं का कुछ न कुछ अंश रह जाता है, जो मानव स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। तो इस तरह से हम समुचित प्रबंधन करके बैगन की फसल को हम उससे अच्छा उत्पादन ले सकते हैं और हमारी फसल में रोग तथा कीड़ों का प्रकोप हावी नहीं होने पाएगा और हमारी फसल बेहतर उत्पादन देगी। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधी समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadata.mp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।